हेलो फ्रेंड, यूसीएस सिक्स ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 2। आज हम लोग जानेंगे खनिज और चट्टान, यानी चट्टान और खनिज के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि आखिर हमारे दैनिक जीवन में चट्टान यानी चट्टान का क्या महत्वपूर्ण भाग है और जो खनिज है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है और इसका भी हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं और हम लोग इसका प्राप्ति कहाँ से करते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि जो चट्टान होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ये सड़क होते हैं, रोड होते हैं, उसमें बनाने के लिए जो छोटे छोटे कंकर का यूज किया जाता है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, आखिर इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये चट्टान का ही रूप है। यानी जो हम लोग चट्टान यानी जो चट्टान का छोटा रूप ही क्या है, वो पत्थर का रूप लेता है, जिसे हम लोग छत के रूप में यानी छत के ढालने में जो हम लोग गिट्टी का यूज करते हैं वहां पर भी इसका उपयोग होता है। और हम अपने घरों में जो हमारा आभूषण होता है, जो हमारे धातु यानी खनिज के बर्तन होते हैं, उसमें भी क्या होता है, खनिज का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। तो हम लोग इसके उपयोग और इसका प्राप्ति कहां से होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चट्टान और खनिज की प्राप्ति कहां से होती है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा क्या है जी, पृथ्वी है। तो पृथ्वी है, तो इस पर जो हमारा पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत पर जिस पर महाद्वीप और द्वीप स्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्तल मंडल कहते हैं। यानी यहाँ पर जो हमारे ये पृथ्वी है, तो इस पर द्वीप और महाद्वीप स्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्तल मंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी पर कुल अस्तल मंडल की बात किया जाए कि बतलाइए कि पृथ्वी पर कुल कितना अस्तल मंडल है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 29%। अगर पृथ्वी के अस्तल मंडल की बात किया जाए तो अस्तल मंडल आप बतलाइएगा बाबू, अस्तल मंडल कितना परसेंट है, 29%। ठीक है। और जल की बात किया जाए कि जल कितना परसेंट है पृथ्वी पर, तो जल आपका 71% है। जल कितना है बाबू, 71% है। तो इस तरह हमारा ये क्या है, पृथ्वी पर 29% ही हमारा क्या है, अस्तल है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जल कितना है, 71% है। अगर ये तो था हमारा जल और अस्तल मंडल की परसेंटेज में, अगर आपसे यही बात अनुपात में पूछ दिया जाए कि बतलाइए कि पृथ्वी के भू क्षेत्र भाग और जल क्षेत्र भाग का अनुपात क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा बाबू, 3:7। यानी भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 3:7। यानी इसको भी आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि भू क्षेत्रफल यानी पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का भाग कितना होता है, 3:7। और परसेंटेज में पूछे कि जल का परसेंटेज कितना है, तो 71%, और अस्तल का परसेंटेज कितना है, तो 29%। यानी हम लोग 29% ही पर ही क्या होते हैं, अपना रहन, यहाँ पर कल कारखाना, यहाँ पर उपयोग की सारी वस्तुएं और यहाँ पर जो भी हम लोग यातायात सुविधा करते हैं, सब हम लोग इतना परसेंट पर करते हैं। और जो ये 71% है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, यात्रा यानी माल ढोने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन रहने के लिए हम लोग क्या, मात्र 29% ही क्या है जी, हमें जगह है। ठीक है। तो ये तो था हमारे पृथ्वी के कुछ झलक, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और हम लोग जान लेंगे पृथ्वी के बारे में कि जो हमारा पृथ्वी है बाबू, ये क्या है, इसका महाद्वीपीय भाग यानी महाद्वीपीय भाग की मोटाई पूछे जाए कि आपसे बताए कि ये महाद्वीपीय भाग की मोटाई कितनी होती है, तो 40 किलोमीटर। यानी महाद्वीपीय भाग की, जहां महाद्वीपीय होते हैं, जहां महाद्वीपीय मतलब क्या, यानी अस्थल भाग और जमीनी, यानी जहां से जल और अस्थल दोनों सटे होते हैं, उसको हम लोग महाद्वीपीय बोलते हैं। तो उसकी मोटाई कितनी होती है, यानी 40 किलोमीटर। उस स्थल की मोटाई कितनी होती है बाबू, उस स्थल की मोटाई कितनी होती है, तो 40 किलोमीटर। और महासागरीय क्षेत्र की मोटाई पूछा जाए, यानी महासागरीय क्षेत्र की आपके स्थल की मोटाई पूछा जाए, तो यहाँ पर कितना होती है, 20 किलोमीटर। साफा इसका क्या हो जाता है, आधिया हो जाता है, यानी 20 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा हम और अध्ययन करेंगे पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर हमारा सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। यानी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई कितना है, 8000। इसको भी नोट कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, 8850 मीटर है, 8850 मीटर है। यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाए बाबू आपसे कितना है, तो 8850 मीटर है। और बतलाइए कि पृथ्वी के सतह की सबसे निचली सतह, यानी हमने तो ऊंची वाले सतह की बात कर ली कि पृथ्वी के सतह की सबसे ऊंची वाले सतह कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8850 मीटर।
अगर पृथ्वी की सतह से नीचे यानी पृथ्वी की सतह के निचले वाले हिस्सा जो कौन सा है, तो मेरियाना गर्त। क्या बतलाइएगा बाबू? मेरियाना। मेरियाना ये हमारा म है, मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितना है बाबू? गहराई की बात करें तो 1122 मीटर। 1122 मीटर क्या है जी? हमारा स्थल से सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितना है? 1122 मीटर। 1122 मीटर, इस तरह आप 1122 मीटर भी बोल सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी यानी पृथ्वी के स्थल भाग और पृथ्वी के सबसे ऊंची चोटी और सबसे निचली भाग को अंतर कितना है? लगभग 20 किलोमीटर। कितना है बाबू? लगभग 20 किलोमीटर। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि सबसे ऊंची यानी पृथ्वी के सबसे ऊंचली भाग और पृथ्वी के सबसे निचली भाग का अंतर कितना है? तो 20 किलोमीटर। तो ये तो था हमारा थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में। हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी का स्थल कितने भाग है, पृथ्वी पर जल कितना % है, और जो हमारा ये पृथ्वी की सबसे ऊंचाई कितनी है और पृथ्वी की सतह के सबसे नीचे गहराई कितनी है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये हमारा चट्टान और खनिज प्राप्ति कहां से होती है। तो इसका मुख्य स्रोत यानी इसके प्राप्त करने की स्रोत कहां से है? तो हमारा पृथ्वी है, जिसे हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने चट्टान के बारे में। यानी आपसे पूछा ही है, आपका चैप्टर ही है कि चट्टान एवं खनिज। तो चट्टान एवं खनिज में हम लोग विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बाबू की चट्टान किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग चट्टान को हम लोग इंग्लिश में रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रॉक भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि चट्टान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है कि पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। यानी जो हमारा ये पृथ्वी होता है उसके कठोर भाग को हम लोग चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कि पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को हम लोग चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो हमने जाना था पृथ्वी पर कितना % क्या है जी? स्थल है। कितने % क्या है जी? जल है। और पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है और पृथ्वी की सबसे गहराई कौन सा है? प्रायद्वीपीय यानी प्रायद्वीपीय भूभाग की मोटाई पूछा जाए आपसे बाबू, ध्यान दीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भूभाग की मोटाई पूछा जाए, यानी जो हमारा स्थल भाग होता है उसकी मोटाई पूछा जाए तो 40 किलोमीटर, और जो महासागरीय स्थल होता है उसकी मोटाई पूछा जाए तो 20 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसको भी आपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे, चट्टान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ध्यान देंगे कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। यानी जो हमारा पृथ्वी होता है उसी को, यानी उसी का क्या है जी? कठोर भाग को हम लोग चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की इकाई है। यानी जो पृथ्वी की बाहरी परत की क्या है जी? संरचना की इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। यानी पृथ्वी पर जो उत्पत्ति के आधार पर चट्टान को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। इस तरह हम लोग चट्टान को एक श्रेणी में हम लोग नहीं रख सकते। चट्टान को भी अध्ययन करने के लिए इसकी उत्पत्ति के आधार पर, इसके रचना के आधार पर हम लोग इसको 3 भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा नाम है आग्नेय चट्टान। इसको भी नोट कर लीजिएगा, आग्नेय चट्टान। और ये हमारा क्या है? सेकंड क्या है? अवसादी चट्टान। और तीसरा क्या है? रूपांतरित चट्टान। ठीक है, हम लोगों ने चट्टान के तीनों नामों को जाना। अब हम लोग चट्टान के एक एक कर विस्तार पूर्वक उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा था आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान को हम लोग इंग्लिश में यानी इग्नोस रॉक कहते हैं। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग्नोस रॉक कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? यानी पिघला हुआ गर्म पदार्थ, यानी पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ गर्म पदार्थ पृथ्वी के अंदर से ऊपर धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट पृथ्वी के भूपटल पर क्या होता है? जमा हो जाता है। कभी कभी यह पिघला पदार्थ क्या होता है? पृथ्वी के सतह पर आकर जमा हो जाता है, जिससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ जी बाबू? पृथ्वी है। ये क्या है? हमारा पृथ्वी है। और यहां से हमारा क्या हुआ जी? यहां से कुछ पदार्थ पिघला हुआ है, जो यहाँ पर निकलते क्या हुआ कि यहाँ पर जमना स्टार्ट कर दिया। यानी यहां से निकला और यहाँ पर जम गया। यानी पृथ्वी के भूपटल पर, यानी उसके ऊपरी सतह पर क्या हुआ? जमा हो गया। कभी कभी क्या होता है कि इसके सतह पर जाकर जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। क्या होता है बाबू? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो हमारा ये पिघला पदार्थ होता है, यानी जो हमारा जब हमने
पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी में भी क्या होता है, 3 प्रकार का लेयर होता है, जिसे हम लोग सियाल, सीमा और निफे के नाम से हम लोग जानते थे। तो सियाल में क्या होता था, ये कठोर भाग होता था, यहाँ पर सोना चांदी तांबा पानी यानी जो भी हम लोग निकालते थे सियाल से निकालते थे। सीमा में क्या था, मैग्नीशियम बैक्साइड की अधिकतम मात्रा थी, जिससे हम लोग यहाँ पर बैक्साइड प्राप्त कर रहे थे। और निफे में क्या होता था, तो यहाँ पर निकेल और क्या होता था, निकेल और लोहा यानी क्रोमियम की अधिक मात्रा पाई जाती थी, निकेल और फ्लोरीन यानी लोहा की अधिक मात्रा पाई जाती थी। तो जिससे यहाँ पर क्या होता था, द्रव बना रहता था, यानी निचले वाले भाग में यानी तीसरे परत में क्या होता था, चिपचिपा द्रव बना रहता है। तो यही क्या होता है, यानी अधिक दबाव और ताप के कारण ये क्या होते हैं, ऊपर निकलते हैं। ऊपर निकलने से ये क्या होते हैं, चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ यानी जो यहाँ पर पिघला हुआ पदार्थ है, यानी पृथ्वी के अंदर हमारा पिघला हुआ पदार्थ है और ये निकल रहा है। मान लीजिए कि ये निकल रहा है और निकलते निकलते क्या हुआ कि मालूम चलेगा कि ये हमारा पृथ्वी की जो पट्टी है यहाँ पर जाकर जमा हो गया। कभी कभी ये पृथ्वी के बाहर यानी बाहरी हिस्से में क्या होता है, निकल कर उसके ऊपरी वाले सतह पर निकल कर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। यानी ये क्या होता है, उसके ऊपरी वाले सतह पर जमा हो जाते हैं। इससे जमा हो जाते हैं। आग्नेय चट्टान सदैव परतदार नहीं होते हैं, यानी एक आग्नेय चट्टान का एक अपना वास्तविक नेचर होता है कि ये परतदार नहीं होते हैं। क्या होते हैं बाबू, ये परतदार नहीं होते हैं और ये चिकने भी नहीं होते हैं। और ये आग्नेय चट्टान क्या है कि ये चिकने भी नहीं होते हैं, यानी जितना हम लोग इसको कह दें तो ये चिकने भी नहीं होते हैं। इसके अंदर वाले भाग को, इसके अंदर वाले भाग क्या होते हैं, कम यानी बहुत इसमें जमने में अधिक समय लगता है, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर ढके हुए हैं। इसमें जमने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। लेकिन वही जो आग्नेय चट्टान का निर्माण जो पृथ्वी के बाहरी हिस्सा में होता है, तो इसमें क्या होता है, वो जल्दी क्या होते हैं, जम जाते हैं। यानी जल्दी क्या होता है, जम जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अधिक रुखरापन देखने को मिलता है। क्या होता है बाबू, यानी यहाँ पर अधिक रावा देखने को मिलता है और यहाँ पर क्या होता है, कम रावा देखने को मिलता है, यानी महीन रावा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये उदाहरण के लिए यानी ये जो हमारा आग्नेय चट्टान से निर्माण होने वाला चट्टान है, इसमें किसकी मात्रा होती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट का। किसका निर्माण होता है बाबू, आग्नेय चट्टान से, यानी किसकी प्राप्ति होती है, तो एक हमारा ग्रेनाइट है, एक हमारा ग्रेनाइट है और दूसरा है हमारा बेसाल्ट। इससे क्या होता है, यानी इस चट्टान से, आग्नेय चट्टान से हमारा ग्रेनाइट और बेसाल्ट अधिक मात्रा में पाया जाता है। और हम लोग अध्ययन करेंगे कि आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित होता है, यानी आग्नेय चट्टान में कोई परत नहीं होता है, यानी इसमें कोई परतदार पदार्थ नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये परत रहित होता है, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होता है, यानी यहाँ पर यानी इस परत में कोई जीव पाया नहीं जाता है, यानी यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टान है, यानी आर्थिक रूप से बात किया जाए कि ये आग्नेय चट्टान है जो है आर्थिक रूप से बहुत ही लाभकारी है। यानी इसमें क्या होता है, आग्नेय चट्टान में क्या होता है बाबू कि मान लीजिए कि आग्नेय चट्टान है, ये हमारा क्या है जी, आग्नेय चट्टान है। तो ये पृथ्वी के ऊपर जब जमा होगा तो इसमें अधिक होगा, यानी इसमें अधिक लावा निकलेंगे। लेकिन वही पृथ्वी के जब अंदर जमा होगा तो इसमें क्या होगा, कम लावा निकलेंगे। तो इसी कारण इसमें क्या होता है जी, ऊपरी सतह में अधिक रावा होता है लेकिन निचली सतह में कम रावा होता है। और ये जो हमारा आग्नेय चट्टान है, इसको हम लोग आर्थिक रूप से बहुत ही क्या करते हैं, बहुत रूप से संपन्न होता है, क्योंकि इसमें जो पदार्थ होते हैं, जो इससे मिलने वाले पदार्थ होते हैं, क्या क्या मिलते हैं, तो इसमें लोहा भी होता है, इसमें निकेल भी होता है, इसमें तांबा भी होता है, इसमें शीशा भी होता है, जास्ता भी होता है, क्रोमाइट होता है, मैग्नीज होता है, सोना होता है, प्लेटिनियम होता है। यानी नाना प्रकार के हमारे खनिज तत्व किसमें पाया जाता है, आग्नेय चट्टान में। किसमें पाया जाता है बाबू, आग्नेय चट्टान में। इससे क्या होता है, हम लोग अधिक से अधिक आर्थिक यानी रुपया पैसा क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और इस चट्टान से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग जाना कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, यानी पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ भाग जब ऊपरी सतह पर निकलता है तो पृथ्वी की परपट्टी यानी भूपरपट्टी पर जाकर जमा हो जाता है। कभी कभी यह पृथ्वी के ऊपरी वाले सतह पर जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आग्नेय चट्टान में किसकी बहुलता होती है, यानी इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा बाबू, यहाँ पर लोहा, क्या कहिएगा कि लोहा, सोना, प्लेटिनियम, जिंक, निकेल,
निकिल, तांबा आदि क्या होते हैं इसमें पाया जाता है। यानी जो भी हमारे वस्तु होते हैं, जो भी हमारे मतलब जो कांसा होते हैं, तांबा होते हैं, पीतल होते हैं, सोना होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं आग्नेय चट्टान से निर्माण होते हैं। और आग्नेय चट्टान क्या होते हैं, ये परतदार नहीं होते हैं। क्या कहिएगा बाबू, ना ही ये परतदार होते हैं और ना ही ये चिकने होते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अपने आग्नेय चट्टान के भी बारे में जाना और उसको साथ ही साथ हमने रिवीजन भी कर लिया। अब हम लोग सेकंड चट्टान यानी अवसादी चट्टान के बारे में बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करेंगे अपने सेकंड चट्टान अवसादी चट्टान के बारे में। तो इसमें जानेंगे यानी अवसादी चट्टान को हम लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। तो अवसादी चट्टान इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादी के एकत्र होने से होता है। क्या होता है बाबू, अवसादी चट्टान का निर्माण अवसाद के एकत्र होने से होता है। इसमें क्या होता है कि नदियां बाढ़ के साथ अवसाद अपने साथ लेकर आती है और लौटते समय अवसाद को किनारे छोड़कर यानी जमा कर चली जाती हैं, जिससे क्या होता है अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। यानी मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये जो हमारे नदियां हुई, ये नदियां क्या हुई कि अवसाद अपने साथ लाई यानी हवा से ये क्या हुआ कि यहाँ पर अपने किनारे क्या हुई अवसाद कुछ एकत्र कर गई और लौटते समय वो लौट कर चली जाती है। यानी पानी जैसे जैसे उतरेगा वैसे वैसे उतर जाता है और जो अवसाद होता है वहां पर क्या होता है जमा होता रहता है और बहुत वर्षों के बाद से वहां पर क्या होता है अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो मूल रूप से अवसादी चट्टान दो प्रकार के होते हैं। यानी मूल रूप से अगर अवसादी चट्टान का निर्माण पूछा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक पानी के अंदर जमा होते हैं और एक पानी के बाहर होते हैं। तो इसमें जो पानी के अंदर होते हैं यानी जो अवसादी चट्टान का निर्माण जो पानी का अंदर होता है तो उसमें क्या होता है अधिक मोटाई होती है। क्या होता है बाबू, अधिक मोटाई होती है, अधिक परतें क्या होती है जमा हो जाती है। और जो बाहरी की बात किया जाए यानी अवसाद तो वहां पर बाहर क्या होगा बहुत कम मात्रा में आता है और बहुत अधिक समय लगता है अवसाद को एकत्र होने में और इसका परत बनने में। लेकिन वो जमीन के अंदर पानी के अंदर की बात किया जाए तो जल्दी ही और सबसे अधिक परतदार चट्टान यानी अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाता है। इस तरह जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान, सलखड़ी आदि का निर्माण कौन करती है, अवसाद चट्टान करती है। इस कौन से चट्टान का निर्माण करती है यानी बलुआ पत्थर, इसका क्या हो जाएगा बाबू बलुआ पत्थर और एक हमारा है चूना पत्थर और हमारा एक है चूना पत्थर और एक स्लेट जो स्लेटी चट्टान होता है इसी से निर्माण होता है। और नमक की चट्टान है जो इसको क्या करते हैं ये बनाने में अवसादी चट्टान का मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, अवसादी चट्टानें परतदार होती है यानी इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो अवसादी चट्टान होती है वो क्या होती है बाबू परतदार होती है। इसमें वनस्पति जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। यानी अवसादी चट्टान में क्या होता है वनस्पति जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लो अयस्क यानी जो लोहा की मात्रा होती है इसमें पाया जाता है। यानी अवसादी चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है, अवसादी चट्टान में लोह अयस्क एक हमारा लोह अयस्क हो गया, फास्फोट हो गया, फास्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने वाला पत्थर। यानी अवसादी चट्टान की बात किया जाए तो अवसादी चट्टान से हमें क्या क्या प्राप्त होता है यानी लोह अयस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने वाले पत्थर, ये सारी कहां से मिलती है हमें अवसादी चट्टान से। यानी अवसादी चट्टान से इसका क्या होता है प्राप्ति होता है। तो हमने जाना कि अवसादी चट्टान क्या होती है,
परतदार होती है। इनका निर्माण कैसे होता है? अवसाद के एकत्र होने से होता है, यानी नदियां अपने साथ कुछ अवसाद एकत्र करके लाती हैं और इनको क्या करती है, किनारे यानी जो हमारा नदी का किनारा होता है, नदी का जो तट होता है वहां पर क्या करती है, ये जमा कर देती है। जमा करने के बाद से वो जो जल होता है वो धीरे धीरे उतर जाता है और वहां पर अवसाद धीरे धीरे जमा होते होते कई वर्ष बाद वहां पर अवसाद के रूप में अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाता है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो हमारा अवसादी चट्टान हो उसको निर्माण करने में, यानी इसमें अवसादी चट्टान का निर्माण दो तरह से होता है। कैसे कैसे? एक होता है जल के अंदर, एक होता है बाबू अवसादी चट्टान का निर्माण जल के अंदर होता है, और एक होता है अवसादी चट्टान का निर्माण जल के बाहर। तो जो अवसादी चट्टान का निर्माण जल के अंदर होता है तो वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, यानी बहुत अधिक परतदार होता है, जिससे क्या होता है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेटी का निर्माण होता है। अगर आपसे ये बात पूछ दिया जाए कि अवसादी चट्टान में पाया क्या जाता है, यानी अवसादी चट्टान से हमें क्या क्या चीज की प्राप्ति होती है, तो आपका आंसर क्या होगा बाबू? लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने वाला पत्थर, यानी जो हम लोग कोयला अपना यूज करते हैं, कोयला के यूज करते हैं, इसकी प्राप्ति कहां से होती है? अवसादी चट्टान से। यानी ये किससे प्राप्त हो रहा है? अवसादी चट्टान से। सीमेंट बनाने वाले पत्थर, यानी जो हम लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो सीमेंट का यूज करते हैं, ये भी कहां से प्राप्ति होती है? अवसादी चट्टान से। यानी इस अवसादी चट्टान को मशीन में ले जाकर और इसको रिफाइन कर क्या किया जाता है, सीमेंट के रूप में हमें तैयार किया जाता है, जो हम लोग मार्केट से कीनते हैं। और आप लोग लोह अयस्क तो जानते हैं, लोह अयस्क यानी जो लोहा का अयस्क होता है, यानी लोहा का जो वस्तु बनी होती है, इससे भी क्या होते हैं, यानी क्या होता है, अवसादी चट्टान से हमें प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने अपने दूसरा चट्टान यानी अवसादी चट्टानों के बारे में जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे चट्टान रूपांतरित चट्टान के बारे में। अब बात कर लेंगे रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान को हम लोग इंग्लिश में बाबू मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। क्या कहिएगा बाबू? इसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है हमारे धरातल पर? जो हमारे रूपांतरित चट्टान है उसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जब हम आग्नेय चट्टान या परतदार चट्टान यानी अवसादी चट्टान के ताप और दाब के अपने रूप और गुण में परिवर्तन को यानी बदलाव होता है, बदलाव कर लेते हैं, तो ऐसी चट्टान को रूपांतरित या क्यांतरिक चट्टान कहते हैं। क्या होता है बाबू? यानी रूपांतरित चट्टान में क्या होता है कि जब आग्नेय चट्टान और जब अवसादी चट्टान के ताप और दाब अधिक होने पर, यानी ताप और दाब अधिक होने पर अपने रूप और गुण में बदलाव कर लेते हैं, अपने रूप में रूपांतरित कर लेते हैं, अपने गुण में चेंजिंग कर लेते हैं, तो उस चट्टान को हम लोग रूपांतरित या क्यांतरिक चट्टान कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ये नीचे पिघले हुए भाग से जो हमारा निर्माण होता है, इससे हमारा क्या होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। उसके बाद से हमने पढ़ा था कि जो हमारी ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर कुछ नदियां बहती है और वह अवसाद एकत्र करती है। अवसाद एकत्र करने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता था। तो जो ये चट्टान जो निर्माण हो रहा है, अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान, इसमें ताप और दाब अधिक होने से इनके रूप में जो चेंजिंग हो जा रहा है, जो बदलाव हो जा रहा है, उसी को हम लोग रूपांतरित चट्टान या क्यांतरिक चट्टान बोलते हैं। ठीक है बाबू? ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? जिसे यानी आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, जो हमारे ये अवसादी चट्टान है, ये हमारा मान लीजिए कि ये नदी है, तो ये अवसाद इकट्ठा करके यहाँ पर क्या कर ली? चट्टान का निर्माण कर ली, यानी चट्टान का निर्माण कर ली। तो इसके रूप में और इसके रूप में, यानी या आग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, कोई भी चट्टान हो, अगर उसके रूप में गुण में ताप और दाब के कारण उसका रूप और गुण चेंज हो जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रूपांतरित चट्टान कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह आग्नेय चट्टान का तो नेचर था कि ये क्या होता है जी, ये चिकना होता है, ये चिकना नहीं होता है, रुखर होता है, इसमें जीवाश्म रहित होता है, ये बहुत कठोर होता है। और इसका नेचर क्या था कि ये परतदार होता है और इसमें क्या होता है? जीवाश्म पाया जाता है और इसमें लोह अयस्क पाया जाता है, और हमने क्या पढ़ा था? चूना पत्थर होता है, जो स्लेट होता है, बलुआ पत्थर होता है, ये सब क्या होता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है।
तो इसके अगर रूप में चेंजिंग हो जा रहा है, बदलाव हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग तो रूपांतरित चट्टान कह रहे हैं। यानी यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है रूपांतरित, यानी उसके रूप यानी जो चट्टान होते हैं उनके रूप में चेंजिंग हो जा रहा है, बदलाव हो जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। जैसे ध्यान देंगे कि रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण है कि जैसे चूना पत्थर अत्यधिक दबाव के कारण, जो हमारा चूना पत्थर क्या है जी, चूना पत्थर क्या है, अवसादी चट्टान है। क्या है बाबू, अवसादी चट्टान है। लेकिन अधिक दबाव के कारण यानी अत्यधिक दबाव के कारण क्या हो जाता है, ये संगमरमर का रूप ले लेता है। क्या होता है बाबू, यानी चूना पत्थर, यानी ये हमारा चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर है, अत्यधिक दाब के कारण क्या हो जा रहा है, संगमरमर का यानी संगमरमर का रूप ले रहा है। यानी ये क्या हो रहा है, अधिक दबाव पड़ेगा। जो चूना पत्थर है, तो ये चूना पत्थर तो अवसादी चट्टान है, लेकिन जब इसमें अधिक दबाव पड़ेगा, अधिक प्रेशर पड़ेगा, तो ये क्या हो लेगा, यानी इसके रूप में क्या चेंजिंग आ जाएगा कि ये अब संगमरमर का रूप ले लिया। तो जब संगमरमर का रूप ले लिया तो ये हमारा संगमरमर ही क्या कहलाएगा, रूपांतरित चट्टान कहलाएगा। ठीक है ना बाबू। ये पहले क्या था, ये चूना पत्थर था, लेकिन अधिक दाब के कारण अगर उसके रूप में चेंजिंग हो जा रहा है, बदलाव हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रूपांतरित चट्टान कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने तीनों चट्टान के बारे में जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे खनिज के बारे में। तो खनिज क्या होता है, यानी खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यानी खनिज तेल की बात की जाए, इसको भी थोड़ा हम यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं खनिज। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, अगर खनिज तेल की बात की जाए तो खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। या अप्रवेश चट्टानों में दो परतों के बीच यदि प्रवेश चट्टान प्रवेश कर जाती है तो खनिज तेल का अनुकूलन बना रहता है। यानी मान लीजिए कि ये हमारा क्या है जी बाबू, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पर अवसादी चट्टान का निर्माण हो गया है। ये दो अवसादी चट्टान है, इसको हम अवसादी चट्टान बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस फिगर को समझिएगा। ये हमारा अवसादी चट्टान है, इसमें दो अप्रवेश यानी अप्रवेश के बीच एक प्रवेश चट्टान का निर्माण हो जा रहा है। प्रवेश चट्टान का निर्माण हो जा रहा है, तो इससे क्या होगा, खनिज तेल का प्राप्ति होती है। यानी डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, इसकी प्राप्ति कब होती है, जब दो अप्रवेश यानी दो अप्रवेश अवसादी चट्टानों के बीच एक प्रवेश चट्टान प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या होता है, खनिज तेल का निर्माण होता है। क्या होता है बाबू, खनिज तेल का निर्माण होता है। उससे हम लोग क्या करते हैं, यानी समुद्र में क्या करते हैं कि हम लोग खनिज तेल निकालने का काम करते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले कक्षा में उसको पढ़ चुका है कि खनिज तेल की प्राप्ति क्या होती है, जहां समुद्र से हम लोग क्या करते हैं, मशीन द्वारा खनिज तेल को निकाला जाता है। तो इसका निर्माण यानी खनिज तेल का निर्माण कब होता है कि जब दो अवसादी चट्टान के जब दो अप्रवेश के बीच एक प्रवेश चट्टान प्रवेश कर जाती है, जिससे क्या होता है कि वहां पर खनिज तेल की अनुकूलन बनी रहती है और वहां से हम लोग क्या करते हैं, खनिज तेल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। यानी जो हमारा यहाँ पर जो हमारा दामोदर है, दामोदर महानदी और गोदावरी जो है, गोदावरी, ये जो तीन नदियां आप देख रहे हैं, ये बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। यानी इस नदियों में क्या हो जाता है, इस नदियों में क्या पाया जाता है, अवसादी चट्टान यानी कोयला के रूप में हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है, दामोदर नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, यहाँ पर अवसादी के रूप में हमें कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि अवसादी चट्टान जो होता है, यानी आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों के निर्माण से ही बना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लाल किला किस चट्टान से बना है, तो अवसादी चट्टान से ही बना है। ठीक है, इसका भी आंसर लाल किला हो चाहे दिल्ली आगरा का किला हो, ये क्या होता है जी, अवसादी चट्टान यानी अवसादी चट्टान के निर्माण से ही बना हुआ है। तो हमने खनिज के बारे में जाना और यानी खनिज तेल के बारे में जाना। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे खनिज पर। तो इसकी प्राप्ति कहां से होती है, तो खनिज का भी अपना क्या होता है, एक गुण होता है।
खनिज का भी क्या होता है बाबू, एक अपना गुण होता है जिसकी प्राप्ति हमारे कहाँ से होती है, पृथ्वी के भूगर्भ से होती है। ये हमारा क्या है जी, एक पृथ्वी है। ये क्या है बाबू, ये हमारा एक पृथ्वी है, पृथ्वी के भूगर्भ से। यानी जब पृथ्वी के भूगर्भ से यानी पृथ्वी के भूगर्भ से हो गया, यानी गर्भ मतलब क्या, उसके नीचे से यानी उसके पेट से, यानी ये मान लीजिए कि ये इसके अंदर न हुआ, इसके गर्भे न बोलेंगे, तो जो उसके पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त हो रहा है तो उसको हम लोग भूगर्भ कहते हैं। यानी भू मतलब क्या, भूमि, और गर्भ मतलब क्या, नीचे से, यानी उसके पेट से। ठीक है, तो इस तरह अपना गुण होता है, यानी खनिज का एक अपना गुण होता है। और खनिज हमारे बड़े काम के होते हैं। क्या होते हैं बाबू, खनिज भी हमारे क्या होते हैं, बड़े काम के होते हैं, जिससे हम लोग आभूषण के रूप में, यानी आपने सोना देखा होगा, चांदी देखा होगा, लोहा देखा होगा, तांबा देखा होगा, ये सारे के सारे क्या हैं, खनिज तो ही है। खनिज ही ना है जो हमें कहां से प्राप्त होती है, पृथ्वी के भूगर्भ से। यानी ये भी कहां से प्राप्त होती है, पृथ्वी के भूगर्भ से। यानी पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, ये सारी मात्रा, ये सब क्या होते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो हमें क्या करते हैं, इसको हम लोग खुदाई कर कर निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जाना चट्टान और खनिज के बारे में, और खनिज कैसे निकलता है, खनिज का उपयोग कैसे होता है। तो जो हमारे खनिज यानी जो हम लोग वस्तु उपयोग करते हैं, जो हो गया स्टील हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये सारे सारे क्या है जी, खनिज से ही बने हैं। अब बात कर लेंगे अपरदन के बारे में। तो अपरदन ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या करते, अपरदन क्या होता है कि चट्टान की टूटने फूटने की प्रक्रिया अपरदन के कारण होती है। यानी जो हमारे चट्टान होते हैं, जो हमारे मान लीजिए कि अवसादी चट्टान हो या आग्नेय चट्टान हो, चाहे रूपांतरित चट्टान हो, जो इसमें टूटने और फूटने की प्रक्रिया होती है, वह किसके कारण होती है, अपरदन के कारण होती है। तो सबसे पहले आपके माइंड में खटकता होगा कि आखिर ये अपरदन होता क्या है, यानी अपरदन ये शब्द क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो अपरदन है यानी किसी चीज का क्षति पहुंचाना, यानी कई वर्षों तक आप उस वस्तु को छोड़ देंगे, ज्यों के त्यों रह जाएगा, तो वो अपरदन की जब प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, उसमें यानी उसमें क्या होगी, क्षति होगी। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हिमालय है, ये मान लीजिए ये हमारा हिमालय है। अगर हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये इसमें भी क्या होगा, ताप होगा, दाब होगा या भूस्खलन होगा। भूस्खलन मतलब क्या, आंधी तूफान इसमें होगा। तो इसमें क्या होगी, मान लीजिए कि ये सिरा हमारा टूट कर क्या हो गया, गिर गया। टूट कर जब गिर गया तो इतना सा हिमालय हो गया मेरा, इतना सा ये हमारा हिमालय हो गया, ये चोटी हो गया। तो ये टूट कर जब गिर गया यानी इतना सा हो गया, फिर अगले साल यानी कुछ साल बीता तो इतना सा हो गया। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है, यानी उसके आकृति में कमी हो रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो रहा है कि ये हमारा पहाड़ है, ये मान लीजिए कि एक हमारा पहाड़ हुआ है, गोवा का चाहे कोई का पहाड़ है। और हम जब वहां पर पहले घूमने गए थे तो ये पहाड़ इतना था, लेकिन हम कुछ वर्षों बाद जा रहे हैं, यानी 2-4 वर्ष बाद जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि उसकी आकृति में क्या हो रही है, कमी हो जा रही है। यानी उसकी आकृति में क्या हो गई बाबू, कमी हो गई। तो ये प्रक्रिया किसके कारण हो रही है, यानी अपरदन के कारण हो रही है। अपरदन के कारण हो रही है, यानी उस पर क्या हो रहा है कि कुछ ताप पड़ रहा है, कुछ बारिश हो रही है, कुछ ठंड के कारण ये क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, या उसकी आकृति में चेंजिंग हो रहा है, या उसके भूस्खलन से क्या हो रहा है, ये टूट फूट रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग ध्यान देंगे कि ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है जी, ये हमारा मिट्टी है, ये हमारा क्या है जी, समतल भूभाग है। अगर हम इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दें तो बारिश होगा, तो इसमें भी क्या होगा, कटाव होने के कारण इसमें क्या होगा, माटी जो हमारा मिट्टी होता है वो दहकर क्या हो जाएगा, दूसरे ठेक चला जाएगा, यानी दूसरे ठेक गड्ढा में जाकर जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी जो हमारा ये भरा हुआ माटी था, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी अपरदन हो रहा है, यानी इसमें भी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यानी इसमें माटी, जो मेरा माटी मूल माटी था, जो मूल मिट्टी था, तो उसमें भी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी ये जाकर क्या हुआ, गड्ढा में इकट्ठा हो गया। तो इसको रोकने के लिए, यानी मिट्टी को, जो पृथ्वी है, इसको रोकने के लिए तो हमारे पास उपाय है, लेकिन हम लोग इसको नहीं रोक सकते। पहाड़ को या चट्टान को हम लोग भूस्खलन से नहीं बचा सकते, क्योंकि वो बहुत विशाल है। तो हम लोग मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए उपाय करते हैं। क्या करते हैं बाबू, या तो हम लोग वहां पर पुआल या कुछ ऐसे चीज रख देते हैं जिससे वो मिट्टी न कटे। जैसे पुआल रख दीजिए, चाहे वो कपड़ा सूती का बोरा हो या चट हो, किसी तरह से वो क्या करते हैं, हम घेर देते हैं।
आपने नदी में देखा होगा, नदी तालाब में देखा होगा कि जब अपर्दन होता है यानी जब वहां का मिट्टी का कटाव होता है तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो तो उस मिट्टी के कटाव करने रोकने के लिए क्या करता है, वहां पर सीमेंट के बोरी में क्या करता है, बालू लाद लाद कर रख देता है। यानी मान लीजिए कि ये हमारा नदी हो गया, ये नदी हो गया बाबू, ये नदी हो गया, इसमें पानी बह रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कटाव हो रहा है, यहाँ पर कटाव होते होते ये बढ़ रहा है, यानी ये नदी हमारे क्या हो रही है, अब इतना रूप ले रही है, यानी हमारी नदी इस तरह रूप ले रही है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या करेगा कि वो सरकार के माध्यम से यहाँ पर सीमेंट के बोरी को रख दिया जाएगा ताकि ये क्या करे, इस जो हमारा पृथ्वी है उसको न कटे, यानी इसका अपर्दन न हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा नदी। अब हम लोग मिट्टी का बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी मिट्टी का अपर्दन को कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यानी सरकार के माध्यम से चाहे अपने माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाता है, पेड़ लगाया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, पेड़ लगाया जाता है। ये हमारा पेड़ लग गया और ये पेड़ क्या करते हैं, हमें अपर्दन से देखिए किस तरह मदद करते हैं। ये हमारे पेड़ जो है ये क्या करते हैं, इनकी जड़ें क्या करती हैं, इस मिट्टी को बांध कर रखती हैं। क्या करती हैं बाबू, इस मिट्टी को बांध कर रखती हैं जो ऊपर से बारिश आने पर इस मिट्टी को काटने नहीं देती हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपर्दन को रोक सकते हैं। ठीक है, अपर्दन को रोक सकते हैं पेड़ पौधा अधिक लगाकर। ठीक है, इस तरह हमें क्या होता है, एक तो अपर्दन रुक गया यानी अपर्दन की प्रक्रिया नहीं होगी, जिससे हमारा क्या हो गया, मिट्टी सुरक्षित हो गया, और दूसरा क्या हुआ कि हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति भी होने लगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपर्दन जान लिए और अपर्दन का उपयोग जान लिए। ठीक है, और साथ ही साथ इस सारे थ्योरम पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य आपके नॉलेज को भरना है, यानी आपके नॉलेज को अधिक से अधिक बढ़ाना है, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।